हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। ये मेरे प्यारे बच्चों वायरल मॉडल पेपर है, या आप कह सकते हैं वायरल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। क्या है? प्रश्न पत्र है। और यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे तो 70 में 70 अंक तो बिल्कुल 100% लेकर के आओगे। तो चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा में समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। क्लियर? पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 अंक लाने का। तब आप कहीं जा कर के 65 प्लस अंक लेकर के आ जाओगे। क्लियर? जब तक आपका टारगेट हाई नहीं रहेगा, ऊंचा नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छे टारगेट को कैसे पार कर पाओगे। चलिए आगे ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना प्यारे बच्चों, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। क्लियर? सामान्य निर्देश दिए हैं जिनका पालन आपको करना ही करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर आपको देना होगा। किस पर? ओएमआर सीट में देना होगा। क्लियर? अब खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या वाइटनर का प्रयोग करना है। इसका विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है ओएमआर सीट में। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका विवरण देखने को मिलेगा। चलिए अगला है खंड बा, जो होगा ये होगा 50 अंकों का। अब इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो कि 2 प्रकार के होंगे, वर्णनात्मक फर्स्ट प्रकार के और वर्णनात्मक सेकंड प्रकार के। साथ ही मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न होंगे। किसमें? खंड बा में। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा, यानी क्रमशः सीरियल से आप प्रश्नों का उत्तर लिखते जाइएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। समझ गए? इसके बाद जो आपको मानचित्र मिलेंगे उसको आप अपनी कॉपी में, यानी जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसमें आप बहुत अच्छी से उन मानचित्रों को बांध देंगे। धागा आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में ही। और जो दृष्टिबाधित से बच्चे हैं उनके लिए अलग से प्रश्न हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए ध्यान दें। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लिया जो कई बार रिपीट हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो ये 2027 बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। क्या है? कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है आपको। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बुर्बो। किस वंश की स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश
के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा। कहाँ? फ्रांस में। समझ में आ गया? एक एक प्रश्न समझते चलेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यहाँ पर विकल्प यानी ऑप्शन ए सही होगा, 1931 ईस्वी में। क्लियर? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग याद कर लेना, सन 1945 ईस्वी में हुई थी। ये जो है स्थापना कब हुई थी? सन 1945 ईस्वी में हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये भी आप लोग याद कर लेना, विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। क्लियर? समझ में आ गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर मैं आपको बताने ही वाला हूँ। ये जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, यानी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। समझ में आ गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके मध्य होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य। यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए, यहाँ पर छठा प्रश्न है, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर पर गिर गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात जो है ये 800 से भी ज़्यादा क्या हो गया है? गिर गया है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न, एक दलीय व्यवस्था देती है। एक दलीय व्यवस्था क्या देती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक दलीय व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्था को क्या करती है? बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था जो होती है ये अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। आठवां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1919 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार जो होता है ये किन के मध्य होता है? इसका उत्तर हो जाएगा दो देशों के मध्य। उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप लोग, जैसे भारत हमारा देश है और अमेरिका, भारत और अमेरिका, यहाँ पर ध्यान दें, अमेरिका,
इन दो देशों के मध्य यदि कोई वस्तु का आदान प्रदान होता है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो इन दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्लियर हो गया? ये जो होता है दो देशों के मध्य होता है। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक। यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है ये तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। क्लियर? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1952 ईस्वी में। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। सन 1952 ईस्वी में चीता को भारत में लुप्त प्राय प्राणी घोषित कर दिया गया था। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? इनमें से कौन सी जल संग्रहण विधि है जो राजस्थान में प्रचलित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। जोहड़, खादीन और टाका ये विधियां राजस्थान में जल संग्रहण करने के लिए प्रचलित हैं, लेकिन गुल जो है ये राजस्थान में जल संग्रहण करने की विधि नहीं है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन ओडिशा। 15वां प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा किसका अग्रणी उत्पादक है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभ्रक का डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे कहते हैं विदेशी निवेश। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? इनमें से कौन सी रोपड़ फसल है? तो यहाँ पर ध्यान देना, रोपड़ का अर्थ क्या होता है? रोपाई के द्वारा पैदा की जाने वाली फसल। तो यहाँ पर कौन सी है? गन्ना। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो ये सभी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर तैयार कर लेना इन प्रश्नों को और इनके उत्तर को। तो यहाँ पर ध्यान देना, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना इनमें से कब की गई थी? सन 1970 में। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में किया गया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? टिस्को। तो इस तरह से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा और आपके 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखो खंड बा। अब खंड बा में जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। चलिए ध्यान दें, एक एक प्रश्न का उत्तर आप समझते चलें।
पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर होगा पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 1, पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पूना पैक्ट का समझौता हुआ कब था, सन 1932 में, किस महीने में, सितंबर में। तो पहली शर्त क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना। दूसरा क्या था, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ये 2 शर्तें थी जिसके द्वारा, यानी इन शर्तों के जो है पालन करने के लिए हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर आपको मैं बता दूं। सबसे पहले ध्यान देना, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है आपको, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर लिखो या अथवा वाले का लिखो, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए दोनों का उत्तर आप समझते चलें। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी जो जीवित अवस्था में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं से बनाए जाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, यानी निर्जीव संसाधन होते हैं। जैसे कि धातुएं एवं चट्टानें, ये क्या हैं, अजैव संसाधन हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 मेरे प्यारे बच्चों। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब देश में आर्थिक विकास तेज होता है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समानता तो कायम रहती है, लेकिन आर्थिक समानता कायम नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में सरकार अधिक आय वालों से कर के रूप में रकम वसूल करती है तथा गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई लोक कल्याणकारी कार्य भी करती है, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, जन वितरण प्रणाली की दुकान तथा अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे आर्थिक विषमता में कमी आती है। चलिए ध्यान दें, असमानता और गरीबी कम करने के लिए किए गए उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय है गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना। दूसरा उपाय है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना। तीसरा है निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। और चौथा है निर्धन वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अथवा में जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के मध्य विभक्त होती है। प्रायः संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय सरकारें होती हैं और इसमें से एक प्रांतीय स्तर की सरकार, इसमें से एक सरकार देश भर के लिए होती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसके अलावा राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के नित्य प्रति के कार्यों को देखती हैं। सत्ता के
इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य संपादित करती हैं। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता क्या है? भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है। तीसरी विशेषता है संघात्मक संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। चौथी है शक्तियों का संघ और राज्यों में सम्यक विभाजन। पांचवी है संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छठी विशेषता है संघात्मक शासन में संघ और राज्य दोनों की न्यायपालिका एक ही है। सातवां, राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। तो इस तरह से आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। कह रहा है कि रबड़ की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 3। मेरे प्यारे बच्चों, मूल रूप से भूमध्य रेखीय फसल रबड़ विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण जलवायु में उगाई जाती है। रबड़ की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान भी प्राप्त है। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कह रहा है कि खनिजों का मानव के लिए क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। मानव सभ्यता के इतिहास के प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा मानव सभ्यता के इतिहास के विभिन्न कालों को पाषाण, कांस्य तथा लौह युग के नाम से जाना जाता है। खनिजों के नाम पर कालों का निर्धारण अपने आप में खनिजों की महत्ता को दर्शाता है। आज तो खनिजों का और भी महत्व बढ़ गया है। पहला, दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध जुड़ा है। दूसरा, यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि मशीनें व यंत्र, रक्षा विद्युत यंत्र, पेट्रोलियम से बने सभी पदार्थ, सोना, चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि अनगिनत पदार्थ हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। तीसरा, औद्योगिक विकास का आधार खनिज ही है। लोहा और कोयला दो ऐसे खनिज हैं जिनके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं। चौथा है खनिजों का शक्ति के संसाधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका विकास किए बिना कोई भी देश अथवा क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि खनिजों का मानव के लिए बहुत महत्व है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है चौथा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है के उद्देश्य लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 4। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसका उत्तर ध्यान देना आप लोग। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिन की? 100 दिन की। दूसरा, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में
भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे ध्यान दें। अथवा में प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार समझाइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, इसका उत्तर आप जरूर तैयार कर लेना। चौथे का अथवा। ध्यान देना, भारत में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति में विद्यमान होती है जब एक श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है या कभी कभी ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में, प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में एक काम करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक उस समय उस काम में लगे होते हैं। यदि कुछ श्रमिक हटा दिए जाएं तो कुल उत्पादन में कमी नहीं होगी। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर है। भारत में यह बेरोजगारी 25% तथा 30% के बीच में है। क्लियर? दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। तो ये क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। यह बेरोजगारी एक फसल मौसम से दूसरे फसल मौसम के बीच की अवधि में पैदा होती है। भारत में लगभग 166 लाख लोग मौसमी बेरोजगार हैं। तीसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। तो भारत में औद्योगिक बेरोजगारी उत्पन्न होने के कई कारण हैं। पहला कारण उत्पादन में पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाना। दूसरा कारण गांव के लोगों को शहर में नौकरी करने आना। तीसरा कारण गांव के लोगों के शहर में आने के कारण औद्योगिक शहरों में श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है, परंतु भारत में अभी इतने उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं कि बढ़ती हुई श्रम शक्ति को अपने में खपा सकें। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि खंड यहाँ पर खा के अंतर्गत ही दूसरे जो हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिनका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। अथवा में भी प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका क्या उद्देश्य था? छठा प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है? भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं। इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। अगला है अथवा में प्रश्न, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? और 8वां प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कुल यहाँ पर 9A के अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। जैसे वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1 नंबर का एक प्रश्न। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, इसमें भी 1 नंबर का एक प्रश्न है। और वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ, वह स्थान जहां प्रथम आंदोलन हुआ, और वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इस तरह से 5 प्रश्न यहाँ हैं मानचित्र से संबंधित और 5 यहाँ नीचे हैं।
जैसे कि टिहरी बांध को यहाँ पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह से दर्शाना है। भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, यहाँ भी चिन्ह बनाना है आपको। और कोई आणविक ऊर्जा केंद्र, यहाँ पर भी एक चित्र ही आपको बनाना है। क्लियर। तो भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, चित्र द्वारा नाम सहित। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के कुल 5 प्रश्न यहाँ भी हैं। तो इस तरह से आपने देखा सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।